हेलो साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और लाजवाब सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, जो लगातार आपको अकाउंटेंसी के उन टॉपिक्स पर चर्चा कर रहा हूं जो आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में शामिल है। साथियों, जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे मेरा इतना निवेदन है कि अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में वीडियो को और साथियों के साथ भी शेयर कर दें। साथियों, कॉमर्स में अकाउंटेंसी है वो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट माना जाता है, आधार स्तंभ सब्जेक्ट माना जाता है। अपना उद्देश्य ये है कि आपको घर बैठे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बढ़िया मटेरियल आपको उपलब्ध करवाना है, क्योंकि 11वीं और 12वीं की जो बुक्स हैं, जिसमें आपकी इकोनॉमिक्स है, जिसमें आपकी अकाउंटेंसी है, जिसमें आपकी बिजनेस है, उन तमाम बुक्स के जो क्वेश्चन है वो 55 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आनी है। वैसे तो देखो सिलेबस है वो नया सिलेबस है, वो आरपीएससी ने नहीं जारी किया है, हो सकता है वो जल्द जारी कर दे, लेकिन ये चीज़ है वो परिवर्तित होने वाली है नहीं, है ना, क्योंकि संक्षिप्त जो सिलेबस है वो तो नोटिफिकेशन के साथ उन्होंने दे रखा है और अपन उसी को आधार मान के अपन अभी तक तैयारियों में लगे हुए हैं और लगभग आपका अकाउंटेंसी में वो ही पाठ्यक्रम है, सिलेबस रहने वाला है। इसलिए अपन ने अभी तक अकाउंटेंसी की जो पुस्तपालन है ना, जो लेखांकन है, उसके बाद जो खतौनी है, पोस्टिंग है, यहाँ तक अपन चर्चा कर चुके हैं। यानी कुल मिला के जो सहायक भैया हैं उस पर भी अपन चर्चा कर चुके हैं। साथियों, इतना मैटर है वो आपको बड़ी बड़ी जो कोचिंग वाले हैं ना वो भी उपलब्ध नहीं करवाते हैं जितना हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। यानी सेकंड पेपर के बारे में आपको अकाउंटेंसी में खूब सारा मैटर है वो उपलब्ध हो जाएगा, और जिन्होंने अकाउंटेंसी को क्लियर कर लिया उसे बाकी सब्जेक्ट में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहेगी, क्योंकि साथियों जितने जो सिलेक्शन होते हैं ना उसमें भी ज़्यादा उन्हीं लोगों के सिलेक्शन होते हैं जिन्होंने अकाउंटेंसी को सही तरीके से पढ़ लिया है, और अकाउंटेंसी को आप क्लियर कर जाते हो तो फिर आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो साथ ही आज के इस सेशन को स्टार्ट करेंगे और आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे जो आपकी तलपट होती है, ट्रायल बैलेंस होती है, उसके बारे में अपन जानेंगे। और इसका प्रश्न है वो हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है ना, ये नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसमें से प्रश्न है पूछा जाता है। ट्रायल बैलेंस से और आपके रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अशुद्धियों में सुधार से रिलेटेड है वो क्वेश्चन है, वो आपको हर एग्जाम में जो कॉमर्स से रिलेटेड है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही जो भी मैं थोड़ा सा और निवेदन आपसे कर दूं कि जो भी साथी हमारे इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मेरा थोड़ा सा निवेदन है वो कमेंट करके अपनी थोड़ी सी उपस्थिति दर्ज करवा दे कि भैया मैं यहाँ से हूँ और इस सब्जेक्ट की मैं तैयारी कर रहा हूँ। यानी आप फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की तो तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसमें आप कौन से सब्जेक्ट से, यानी आपका जो पीजी है वो कौन से सब्जेक्ट से है वो भी थोड़ा सा आप बता दें ताकि हम आपको और ज़्यादा मोटिवेट कर सके। ठीक है साथियों, स्टार्ट करेंगे आज के इस सेशन को। तो स्टार्ट करें कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। देखो, अभी अपन चर्चा कर रहे हैं तलपट और अशुद्धियों का सुधार, है ना, आपकी जो ट्रायल बैलेंस है और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स है ना। तो देखो इसमें क्या क्या है उस पर अपन थोड़ी सी बातें करेंगे। यहाँ से ही सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेंगे, ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है। क्या है कि दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था में समस्त व्यापारी लेन देनों का लेखा प्रारंभिक लेखा बहियों में किया जाता है ना। इसलिए आपकी जो प्रथम अवस्था कौन सी होगी, प्रथम अवस्था में आपकी समस्त व्यापारिक लेन देन है वो आपकी प्रारंभिक लेखा बही या आपकी जो पुस्तपालन है उसमें ये सारी एंट्री की जाती है, तो वो आपकी प्रथम अवस्था की बुक होंगी, है ना। इसके बाद क्या, द्वितीय अवस्था में वर्गीकरण और सारांश आता है। आपकी जो द्वितीय अवस्था है उसमें अपन वर्गीकरण और सारांश, यानी कुल मिला के आपके जो सहायक भैया हैं, पोस्टिंग है, वो सहायक भैयों की पोस्टिंग की जाती है, खतौनी की जाती है, वो आता वर्गीकरण और सारांश। यानी खाता बही में खाता खोलकर प्रारंभिक लेखा बहियों की सहायता से खाते खोलकर उनकी क्या की जाती है,
खतौनी की जाती है, ये आपकी कौन सी अवस्था आ जाती है, सेकंड स्टेज आ जाती है, द्वितीय अवस्था आ जाती है। उनका वर्गीकरण किया जाता है और उनको समराइज किया जाता है, उनका सारांश है वो निकाला जाता है। ठीक है साथियों, तो ये भी सही है ना। और तृतीय अवस्था होती है आपके अंतिम सारांश के लेखे आपको तैयार करने होते हैं। अंतिम सारांश के लेखे यानी आपके फाइनल अकाउंट है वो अब तैयार होते हैं, जिसमें आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, जिसमें आपका P&L अकाउंट है, जिसमें आपकी बैलेंस शीट है। ये आपके सारे के सारे आपकी तीसरी स्टेज है उसमें तैयार होते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, आगे देखते हैं। अब इसमें भी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर की गई हैं। क्या कहा गया है कि प्रत्येक व्यवहार के दो पक्ष होते हैं, रियल में दो पक्ष होते हैं प्रत्येक व्यवहार के। व्यवहार की जितनी राशि एक खाते में नाम पक्ष में की जाती है, आप सब जानते हो कि डेबिट बराबर क्रेडिट होता है। क्या होता है, डेबिट बराबर क्रेडिट होता है, यानी इक्वल होता है। यानी व्यवहार में जितनी राशि आपके एक खाते के नाम पक्ष में लिखी जाएगी उतनी ही राशि व्यवहार में समान राशि दूसरे पक्ष यानी जमा पक्ष में लिखी जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, आपका डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष है वो बराबर हो जाते हैं। इसी प्रकार सभी खातों के नाम पक्ष का योग और जमा पक्ष का योग है समान होता, बराबर होता है। अपन जर्नल तैयार करते हैं, है ना, तो जर्नल में ये डेबिट है ये क्रेडिट है, इन दोनों का योग क्या होता है, बराबर होता है ना। लेकिन अभी अपन कहाँ चल रहे हैं, वहां जहां ऐसी कंडीशन अपने साथ हो जाती है कि जर्नल का यानी ट्रायल बैलेंस का योग बराबर नहीं होता। क्योंकि जर्नल का तो योग अपन बराबर कर लेते हैं, है ना। जर्नल में तो अपन ने जो जो खाते लिखे होते हैं वो उन वाउचर की सहायता से लिखते हैं जो अपने पास प्राप्त हो रहे हैं, तो वहां पर वो सही हो जाते हैं। लेकिन जब अपन उन प्रारंभिक पुस्तक की सहायता से अपन खतौनी करते हैं और खतौनी के बाद अपन ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं, तलपट तैयार करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों के दौरान जब कोई त्रुटि हो जाती है तो वहां पर यह माना जाता है कि डेबिट और क्रेडिट बराबर होंगे। लेकिन वहां पर अगर डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है तो वहां पर अपने सामने समस्याएं क्रिएट होती है। तो अपने को यह ध्यान में रखना है कि जितने भी जो खाते होते हैं उनका नाम पक्ष का योग और जमा पक्ष का योग क्या होता है, समान होता है, इक्वल होता है और बराबर होता है। ठीक है, यदि खातों के शेष ज्ञात किए जाएं तो समस्त नाम शेष, है ना, समस्त नाम शेष वाले खातों का योग समस्त जो आपके जमा शेष है, क्रेडिट बैलेंस है, उन खातों के समान होता है, बराबर होता है। अब देखिए कि गणितीय शुद्धता की जांच के लिए ही एक सूची या विवरण बनाया जाता है जिसे अपन तलपट कहते हैं। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। परीक्षा में प्रश्न आता है ऐसा कौन सी विवरण है जो गणितीय शुद्धता की जांच के लिए किया जाता है, तो वो होता है आपका तलपट, ट्रायल बैलेंस। ये भी आता है ट्रायल बैलेंस एक है, खाता सूची, है ना, खाता है, सूची है, बही है, उपरोक्त सभी है। तो अपने को ध्यान में रखना है कि आपकी जो तलपट है, जो आपकी ट्रायल बैलेंस है, वो या एक तो सूची कहेंगे या उसे एक स्टेटमेंट या एक विवरण के रूप में उन्हें माना जाता। तो ये पॉइंट भी अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, कि तलपट है या तो एक सूची है या एक विवरण है। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई आप लोगों के कि तो ये अपने तलपट के बारे में नॉर्मली डिटेल दे रखी है। वैसे तो आप सब ने ये पढ़ी है, ये चीज़ अपन पिछले लगातार सेशन में चर्चा कर रहे हैं और बार बार चर्चा करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से ये आपकी चीज़ें दिमाग में फीड हो जाएगी। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। अपन ने क्या किया, लगातार इनका अभ्यास करते रहेंगे, है ना, लगातार आप इनको पढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा भी मिलेगा। ठीक है साथियों, बढ़े आगे, आगे देखते हैं। आगे देखो, तलपट का एक्चुअल अर्थ है वो आपके लिए क्या बन सकता है। तलपट का एक्चुअल अर्थ क्या होगा, एक्चुअल उसकी मीनिंग क्या होगी, उस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, तलपट का अर्थ, है ना, मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस।
कुल मिला के वैसे परिभाषा नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी अपने को तलपट के बारे में, ट्रायल बैलेंस के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जो आपकी तलपट है वो भी खातों का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है ना। क्योंकि जब अपन फाइनल अकाउंट तक पहुंचते हैं उससे पहले अपने को तलपट है वो तैयार करनी होती है, ट्रायल बैलेंस है वो तैयार करनी होती है। ठीक है, तो इसमें देखो क्या, तलपट खाता बही के समस्त खातों के योग अथवा शेषों की एक सूची होती है ना। जितने भी आपके जो खाता बही में जो आपने खाते खोले हैं, पोस्टिंग में जितने भी आपने खाते खोले हैं, उन समस्त खातों का योग अथवा शेषों की एक सूची होती है। या तो योग होगा, योग तो क्या होगा, दोनों पक्ष, डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग होगा। और शेषों की सूची में क्या हो गया कि या तो क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट आ जाएगा, और डेबिट शेष है तो डेबिट शेष आ जाएगा। ठीक है, जिसके नाम पक्ष और जमा पक्ष दोनों के समान आने से यह माना जाता है कि प्रत्येक व्यवहार के दोनों पक्षों की खतौनी समान राशि से हो चुकी है और खाता बही में गणितीय रूप से शुद्ध है ना। अब इसमें क्या होता है, जब अपन जो ट्रायल बैलेंस है यानी तलपट है तैयार करते हैं, और उसमें क्या होता है कि जब डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष दोनों क्या आ जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, तो अपन ये मान सकते हैं कि अपन ने जो खतौनी की है, जो अपन ने पोस्टिंग की है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। कौन सी त्रुटि, गणितीय अशुद्धि नहीं, यानी गणितीय रूप से वो पूरी तरह से शुद्ध मानी जाती है। कब, जब दोनों पक्षों का योग बराबर आ जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि दोनों पक्षों का योग बराबर नहीं आता है, तब अपने को वहां पर एक जांच का विषय हो जाता है कि अपने को चेक करना पड़ता है कि कहाँ क्या त्रुटि रह गई जिसकी वजह से डेबिट और क्रेडिट पक्ष का योग है वो बराबर नहीं आ रहा है ना। तो कुल मिलाकर तलपट की परिभाषा के रूप में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक ऐसी सूची या विवरण जो गणितीय शुद्धता की जांच के लिए तैयार की जाती है वो आपकी तलपट होती है, ट्रायल बैलेंस मानी जाती है ना। ये एक विवरण है, एक सूची है जिसको गणितीय शुद्धता की जांच के लिए तैयार किया जाता है। देखो अपने पास मैटर देखो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उनमें से कहाँ क्वेश्चन बन सकता है ये चीज़ अपने को खोजनी होती है। वैसे देखो आपके पास बुक्स खूब होंगी, 11वीं की, 12वीं की, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, पीजी की, अकाउंट्स की भी है, इकोनॉमिक्स की, बिजनेस की भी है, मार्केट से भी आपने जो कंपटीशन की गाइड आती है आपने खरीद रखी है। लेकिन 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 उनमें से कहाँ क्वेश्चन बन सकता है, कौन सी चीज़ आपके दिमाग में फीड है, वो डिपेंड करता है ना। वो चीज़ों को आप अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। और मैं बता दूं आपको कि 2025 है उसमें खूब सारी भर्तियां है ना, जो भर्ती है वो खूब सारी है। अब आप कौन सी भर्ती को आप प्रेफर करते हो, कौन सी भर्ती के लिए आप ज़्यादा तैयारी करते हो, कौन सी भर्ती के लिए आप ज़्यादा मेहनत करते हो, ये आप पे डिपेंड है। आप किस तरीके से तैयारी करते हो और कौन से सब्जेक्ट की आप तैयारी करते हो, किस भर्ती की आप तैयारी करते हो, ये आप पे डिपेंड है। लेकिन अपना जो विजन है वो स्पष्ट होना चाहिए कि अपने को तो इस चीज़ की तैयारी करनी है ना, उसी में आप निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है साथियों, बढ़े आगे। आगे देखो ये दो महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने भी कुछ अपनी बातें हैं रखी हैं। उसमें क्या है, एक तो आपका J.R. बार्टलीबॉय है ना, J.R. बार्टलीबॉय है। उन्होंने क्या कहा, परिभाषा वही है ना, परिभाषा वही है, सिर्फ अपने को समझना है। उन्होंने क्या कहा, तलपट एक विवरण है, विवरण अपन ने कहा, विवरण या सूची है, ये अपन ने मान लिया, जो पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए खाता बही के खातों के नाम व जमा शेषों की सहायता से बनाया जाता है ना। कई बार क्या होता है, ये सेम टू सेम परिभाषा है वो आपको दे दी जाती है और उसमें आपका जो अर्थशास्त्री है जो उस परिभाषा को देने वाला है उसके बारे में पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसने दी है। ये ऐसी चीजें हैं या तो मनोविज्ञान में पूछी जाती है या अकाउंटेंसी में पूछी जाती है, तो ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है ना। एक विवरण किसने बताया है, आपके J.R. बार्टलीबॉय ने बताया है कि ये एक विवरण है। ठीक है, जो पुस्तकों की गणितीय शुद्धता की जांच के लिए खाता बही के खातों के नाम या जमा शेषों की सहायता से बनाया जाता है।
दूसरा आपके जो कार्टर है उन्होंने लिखा है कि तलपट खाता बही के खातों से निकाले गए नाम और जमा शेषों की सूची है। कार्टर ने सूची शब्द का प्रयोग किया है। अपन इन शब्दों को पकड़ सकते हैं। इसमें कहीं पे भी जो आपके जे.आर. बॉटली बॉय ने कही है उसमें कहीं पे भी सूची का नाम नहीं है, उसमें विवरण आप ध्यान रख सकते हो, है ना। और सूची के बारे में किसने कहा है? कार्टर ने कहा है। परिभाषा किसी लेखक की आती है, राइटर की आती है, तो एज इट इज आएगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अपने को एक दो शब्द पकड़ के अपन रखते हैं, तो उसके आधार पर उसका अपन आंसर है वो दे सकते हैं। तो तलपट खाता बही के खातों से निकाले गए नाम व जमा शेषों की सूची है, तथा इसमें रोकड़ बही से रोकड़ तथा बैंक शेषों की जो राशि है वो शामिल की जाती है। रोकड़ बही से तो आपका रोकड़ होगा और बैंक शेष है वो इनको शामिल किया जाता है। ऐसा कहा किसने? कार्टर ने कहा है। तो दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है ना, दोनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इनको अपने को ध्यान में रखना और इसी के अकॉर्डिंग इनका अपने को ये सोचना है कि ऐसा क्वेश्चन है वो परीक्षा में बन सकता है, मे बी पॉसिबल। ठीक है साथियों, तो दोनों परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी, है ना। और याद हो जाएगी तो फिर आपको क्या सोचना है कि इस परिभाषा का एक दो शब्द आपको पकड़ के रखने, उनको भविष्य के लिए आपको सुरक्षित कर देना कि ये चीज आएगी। सूची कहेगा तो कार्टर है और विवरण कहेगा तो जे.आर. बाटली बॉय है। ठीक है, बढ़े आगे देखते हैं। इसके बाद देखो तलपट की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं दे रखी है ना। तलपट की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं दे रखी है। नंबर 1 क्या कह रहा है कि तलपट एक सूची या विवरण पत्र है। ये अपनी बात हो गई, है ना, इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार प्रश्न पूछा था। तलपट एक है, सूची विवरण उपरोक्त दोनों ही नहीं, है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, एक सूची कह दो या विवरण पत्र भी कह सकते हैं। नंबर 2 है, इस तलपट को, जो अपन तलपट तैयार करते हैं, इसे खाता बही और रोकड़ बही की सहायता से बनाया जाता है। खाता बही जो अपन ने पोस्टिंग की है उसकी सहायता से, और साथ में आपकी जो कैश बुक होती है उसकी सहायता से इसे तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें खाता बही के समस्त खातों, जिसमें आपकी रोकड़ बही के रोकड़ और बैंक कॉलम के दोनों पक्षों का योग और शेष भी इसमें लिखा जाता है। क्या कह रहा है कि इसमें खाता बही के जो आपके समस्त खाते हैं, रोकड़ बही के रोकड़ और बैंक कॉलम के दोनों पक्षों का योग और शेष है वो इसमें लिखे जाते हैं। ठीक है। तो कुल मिलाकर इस जो इनकी विशेषताएं उनके आधार पर अपने को ध्यान में रखना है कि तलपट एक सूची है, विवरण पत्र है। खाता बही की जो रोकड़ की सहायता से ये तैयार किया जाता है, साथ में खाता बही के समस्त खाते, रोकड़ के जो आपके रोकड़ और बैंक खाते हैं कॉलम, उनकी सहायता से आपकी तलपट है वो तैयार की जाती है। ठीक है, ठीक है साथियों, ओके, यहां तक बढ़े आगे देखते हैं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है कि यह प्रारंभिक लेखों की सहायता से खाता बही में की गई खतौनी की गणितीय शुद्धता की जांच करता है। क्या करता है? खाता बही की जो खतौनी की गई है उससे गणितीय शुद्धता की जांच करता है। तो यह आपको पता हो गया कि तलपट एक विवरण या सूची है जो गणितीय शुद्धता की जांच के लिए बनाया जाता है। ठीक है। 5 नंबर क्या कह रहा है कि वर्ष के अंत में बनाए गए तलपट की सहायता से ही अंतिम खाते हैं वो तैयार किए जाते हैं। यानी आपके जो फाइनल अकाउंट है वो किसकी सहायता से? तलपट की सहायता से ही बनाए जाते हैं। यानी वर्ष के अंत में बनाए गए जितने भी जो खाते हैं वो आपके तलपट की सहायता से बनाए जाते हैं। तो ये भी आपकी किसकी एक विशेषता है? तलपट की विशेषता है। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है? यह व्यवसाय की आवश्यकता अनुसार कभी भी और कितनी ही भी बार बनाया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट अपने को ध्यान में रखना है। विशेषताओं में ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि तलपट है वो कितनी बार बनाया जा सकता है, तो वो आवश्यकता के अनुसार जितनी बार होगी आवश्यकता उसी के अनुसार कभी भी और कितनी भी बार बनाया जा सकता है। कहीं किसी प्रकार की कोई रोक टोक उसमें नहीं है ना, रोक टोक उसमें नहीं है, कैसे भी आप उसको तैयार कर सकते हो। ठीक है। 7 नंबर, यह दोहरा लेखा प्रणाली का हिस्सा नहीं है ना। आपकी जो तलपट है वो डबल एंट्री सिस्टम का हिस्सा नहीं है, यह अलग से पृष्ठ पर बनाया जाता है। इसके लिए एक अलग पृष्ठ है
वो तैयार किया जाता है। ये योग विधि और शेष विधि के आधार पर बनाया जाता है। यानी एक तो दोनों पक्षों का योग, डेबिट का योग और क्रेडिट का योग, ये तो योग होता है, और एक शेष कि भाई डेबिट का शेष है या क्रेडिट का शेष है, उसके आधार पर आपकी इस ट्रायल बैलेंस यानी तलपट को तैयार किया जाता है। ठीक है, ये दोहरा लेखा प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये अलग से प्रश्न। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर इसकी 7 विशेषताएं होगी। इनको आप इंपॉर्टेंट मानते हुए इसको आप अपनी नोटबुक में नोट्स कर सकते हो, क्योंकि कभी भी या कोई परीक्षा होती है जो कॉमर्स से रिलेटेड होता है, उसमें आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, में भी पॉसिबल है। इसलिए अपने को हर पॉइंट को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझदारी से पढ़ना है, ताकि जो महत्वपूर्ण बातें वो बिल्कुल भी स्किप नहीं हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हो गया, 7 हो गया। अब आपने प्रारूप देखा क्या तलपट का, है ना, तो तलपट के प्रारूप की चर्चा करेंगे। उससे पहले तलपट बनाने का उद्देश्य, उपयोगिता और महत्व। तलपट बनाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं, तो तलपट बनाने के उद्देश्य, उपयोगिता और महत्व। देखो, पहला है कि खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना। ये क्या है, उद्देश्य। इसको चाहे आप उद्देश्य कह दो, उपयोगिता कह दो, चाहे महत्व कह दो, है ना। पहला है आपके खातों की गणितीय शुद्धता की जांच करना, है ना। तलपट के नाम व जमा पक्ष का योग समान आने पर यह माना जाता है कि प्रत्येक दोहरा लेखा पूर्ण हो चुका है और खाते गणितीय रूप से शुद्ध है। तो पहला इसका उद्देश्य हो जाता है, इसकी उपयोगिता हो जाती है, इसका महत्व हो जाता है कि खातों की गणितीय शुद्धता की जांच इसमें की जाती है। ठीक है, खातों की गणितीय शुद्धता की जांच इसमें की जाती है। नंबर 2 क्या है, खाता बही का सारांश। ये किसका सारांश है, आपकी जो लेजर है, जो लेजर है उसका सारांश है, यह माना जाता है। क्योंकि लेजर में अपन क्या करते हैं, प्रत्येक के खाते खोले जाते हैं, है ना। वो भी कौन कौन से, अलग अलग खाते, है ना, अलग अलग खाते खोले जाते हैं। राम का अलग, मोहन का अलग, सोन का अलग, डेबिटर का अलग, क्रेडिटर का अलग, संपत्ति का अलग, दायित्व का अलग, सबके अलग अलग खाते खोले जाते हैं। और उन खातों का सारांश किस में आता है, वो आता है आपका तलपट में। तलपट में एक सारांश के रूप में सारी बातें हैं वो लिख दी जाती है। इसीलिए इसमें एक तो होता है योग के आधार पर और एक होता है शेष के आधार पर, है ना। योग के आधार पर हो सकता है या शेष के आधार पर हो सकता है। तो कुल मिलाकर तलपट है वो खाता बही का सारांश मानी जाती है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अंतिम खाते बनाने का आधार। यानी तलपट है, तलपट की सहायता से अपन क्या करते हैं, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट है और आपकी बैलेंस शीट है, ये तैयार किए जाते हैं। जो व्यापार का जो P&L है वो तो लाभ हानि के बारे में बताता है, लाभ हानि की गणना, है ना। और जो बैलेंस शीट है वो क्या बताती है, आर्थिक स्थिति की जानकारी। तलपट की भाई सहायता से अपन अंतिम खाते तैयार करते हैं, जिसमें आपका ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट है। P&L वो लाभ हानि की गणना करता है, लाभ हानि की जानकारी देता है, और बैलेंस शीट है वो आर्थिक स्थिति की जानकारी देती है कि एक व्यापार की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये व्यापार किस प्रकार चल रहा है, कुछ कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, इसके बारे में सारी डिटेल है वो यहाँ से प्राप्त होती है। किससे, तलपट से। और तलपट की सहायता से अपन फाइनल अकाउंट है वो तैयार कर लेते हैं। बताओ देखिए, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बताओ फटाफट बताओ। देखिए, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं शर्माना है। जो भी आपकी कोई क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें ताकि हम उसका रिप्लाई कर सकें। ठीक है साथियों, अब देखते हैं इसका प्रारूप। ये आपने प्रारूप देखा होगा, तलपट का प्रारूप यानी फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, है ना। ट्रायल बैलेंस ऑफ
राम मोहन सोन दो एज ऑन 31st, यानी इसको ये जरूरी नहीं भाई 31st को ही बने, ये कभी भी बन सकती है, जब भी आपको आवश्यकता हो उसके अनुसार आप कितनी भी बार इसको बना सकते हो। ठीक है, ये हो जाता है आपका सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। ये नेम ऑफ लेजर अकाउंट है ना, उन खातों के नाम है ना, जैसे राम का खाता, मोहन का, डेटर क्रेडिटर, कैपिटल, ड्राइंग, खर्चे हैं, वो सारे के सारे आ जाएंगे। ये आपका होता है LF लेजर फोलियो, खाता संख्या, ये अमाउंट का कॉलम, और इसमें ये डेबिट पक्ष और ये क्रेडिट पक्ष। जो आपने खतौनी की है, लेजर की है, वहाँ से इन खातों का या तो योग उठाया जाएगा, अगर योग होगा तो दोनों पक्षों में लिखा जाएगा, डेबिट और क्रेडिट दोनों में, और अगर शेष है तो जिसका शेष है, अगर डेबिट शेष है तो डेबिट में आ जाएगा, अगर क्रेडिट शेष है तो क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है साथियों, फॉर्मेट देख लिया आपने। वैसे तो सब ने फॉर्मेट अच्छी तरीके से 11वीं में पढ़ा होगा, फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो देखो उनके लिए मैं एक बार पुनः फॉर्मेट मैंने बता दिया, जिसमें 5 कॉलम हो जाएंगे आपके, सीरियल नंबर, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, LF, और अमाउंट के 2 कॉलम आपके डेबिट और क्रेडिट। बताओ यहाँ तक किसी को कोई शंका है, किसी प्रकार का कोई डाउट है? साथियों देखो, बहुत ही नाजुक समय, बहुत बड़ी भर्तियां हैं वो कॉमर्स के लिए, 340 पोस्ट है, स्कूल लेक्चरर के लिए कम नहीं होती है, बशर्ते आपको अपनी तैयारियों को जारी रखना है, और लगातार आप तैयारी करते रहोगे तो निश्चित रूप से जो परिणाम है वो आपके पक्ष में आएगा। उसके लिए आपको संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, अपने आप को समय देना होगा, सिटिंग पावर है वो आपको बढ़ाना होगा, जो टॉपिक्स आपके दे रखे हैं उनको आपको कवर करना होगा। ये काम आप कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये गारंटी है। इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, और ये सारे काम आप कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है साथियों, तो एक छोटा सा सेशन जो आपके साथ मैंने शेयर किया, निश्चित रूप से ये आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, सहयोग करेगा। जो टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण होता है उन्हीं टॉपिक पर अपन चर्चा करते रहते हैं। तो एक और शानदार टॉपिक, ठीक है, फिर भी कोई आपके कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालें ताकि हम उसकी रिप्लाई करते रहें। आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।